अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आप सबको न्यूज़ कैफ़े में मेरी तरफ से भी बहुत बहुत खुश आमदीद। तो शो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना की जो ओवरऑल सूरत हाल है उसके हवाले से हम बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और दुनिया भर में अब तक 6 करोड़ 33 लाख से ज़ायद अफराद इस वबा का शिकार हो चुके हैं और अब तक ये वायरस 14 लाख से ज़ायद लोगों की जानें भी ले चुका है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। टोटल कंफर्म केसेस जो हैं वो 4 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और 8,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से होने वाली अमवात जो हैं वो 67 तक रिपोर्ट हुई हैं, जो कि पिछले 4.5 महीनों में एक रोज़ में सबसे ज़्यादा है। फ़हीम, ये जो फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत ही अलार्मिंग हैं और ऐसी सिचुएशन में हुकूमत को मज़ीद क्या इक़दामात करने चाहिए, किस तरह की हिकमत अमली होनी चाहिए। कई बड़े शहरों में हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन तो नाफिज कर दिया है, लेकिन आवाम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। आवाम को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन के हवाले से आज हम बात करेंगे। एग्जैक्टली आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं और ये कोई बिल्कुल भी मतलब एक अच्छी सूरत हाल नहीं है कि रोज़ाना 2,000, 2,500, 3,000 के करीब लोग जो हैं वो कोरोना मुस्बत उनके रिजल्ट्स आए और 50, 60, 70 के करीब जो है ये अमवात जो है रोज़ाना होना शुरू हो जाएं। तो ये यहाँ पे ये नंबर्स जो है रुक नहीं गए हैं। ये एक इस किस्म की एक मुश्किल घड़ी में है जहाँ पे अगर हमने थोड़ी सी भी और लापरवाही की तो ये कई गुना इससे ज्यादा जो है वो रिजल्ट्स आ सकते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे खानदानों के लिए, हमारे प्यारों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, एक किसी चीज के लिए भी ये जो है ये सही रिजल्ट्स नहीं होंगे। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है जो एक तज्जियाकार है, मगर तज्जियाकार तो वो हैं ही हैं, मगर इसके साथ साथ जो उनका जो शोबा है, जो फील्ड है वो मीडिया से रिलेटेड भी है। वो एक फिल्म मेकर हैं, एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मोहसिन रिजवी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। सर आप महफूज हैं, आपके प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से प्यारे चले गए, बहुत से प्यारे, और जभी से अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि जब तक हम ये सोच रहे थे कि ये एक मिथ है कि कोरोना है, पता नहीं क्या है, चाइना में था, वुहान में था, का वर्ल्ड वाइड हो रहा है, तो हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, या हमारा तो अपने कि हम तक कैसे पहुंचेगा वो तो वो दुनिया के उस कोने में है। हाँ। या ये कि नहीं हमारे यहाँ तो नहीं होता, ये तो एक मीडिया की बनाई हुई एक कैंपेन है कि जी ये कोरोना आ रहा है, ये कर लो, ये कर, कुछ नहीं होता। बट जब 1 बाय 1 जाना शुरू हुए, हमारे अपने लोग जाना शुरू हुए, लाइक हमारी फील्ड से मुतालिक मीडिया से लोग जाना शुरू हुए, हमारे फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। अच्छा, फिर ये एक आ रहा था कि शायद ये जो 70 साल से ज्यादा अफराद के जो है जिनको लंग्स की कोई पहले ही प्रॉब्लम्स है, तो वो तो उनमें तो ये होता है सर्दी की वजह से भी। नहीं, ऐसा नहीं है सर। ये आंखें बंद कर रहे थे बीमारी को देख के। हाँ, बिल्कुल हमें ये अब से 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जब अपने लोग, फिर यंगस्टर्स, उसके अंदर कोई कैद नहीं कि आपकी क्या उम्र है, आपका क्या, लोग जाना शुरू हुए। उसके बाद वहां से फिर एक सीरियस थ्रेट पर मिला के पता लगा कि नहीं। ठीक है सर, आते हैं सर प्रोग्राम मतलब अपने प्रोग्राम के पहले सवाल की तरफ। क्या ये हमें सिर्फ सेहत के हवाले से ही मसाइल दरपेश हैं कोरोना वायरस, या उसके अलावा भी बहुत सारी तकलीफ जो है कोरोना वायरस साथ लेके आया? देखिए जी, बात ये होती है कि जब आप किसी चीज पर पाबंदी लगाते हैं, कोई भी चीज अपनी सेहत के लिए, अपनी केयर के लिए, तो वो तो किसी भी चीज में आपको रोक दिया जाए। आपके अब ये सोशल गेट टुगेदर जो है हमारे, ये बंद हो गए हमारे। इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो ये जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, अगर हमारी ये सारी मुतासिर हो गई, जहां भी मैन पावर थी, जहां लोग इकट्ठे जमा हो रहे थे, जहां पर काम कर रहे थे,
वो मुतासिर हो गए ना। कितनी इंडस्ट्रीज देख लें, सेक्टर देख लें, कार्स बनाने वाली कंपनीज थी, कितने जहां भी लेबर मजदूर हर इंडस्ट्री इन्वॉल्व थी ना, वो बिकॉज के जी नहीं आप नहीं आएंगे, जहां 100 आदमी आ रहे थे वहां पर उन्होंने कहा दी 20 आएंगे, तो वो काम मुतासिर हो गया। ये जो सोशलाइजिंग थी, क्लब्स थे हमारे, थे आर्ट्स काउंसिल थे, जिम खाना थे, कराची क्लब थे, ये सब इनके बंद कर दी गई चीजें, तकरीबात को महदूद कर दिया गया। सर यानी कि कोरोना की वजह से जो है हम एक 2 अदवार में एक तरह से डिवाइड कर दिया, प्री कोरोना, पोस्ट कोरोना। अब जो हम जिस तरह लोग से मिलते हैं वो सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तकरीबात जो रसूमात जिस तरह से मनाते थे वो सब चेंज हो गया है, इवन डेली रूटीन भी हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो भी चेंज हो गई। देखिए ना, तो लोगों के दिमाग में बस यही सवाल आता है कि क्या कभी ये पहले जैसा होगा? क्या कहेंगे, क्या नियर फ्यूचर में जहां तक मुझे नजर आ रहा है, लोग कहते थे 2020 ऐसा रहा पैंडेमिक, बस 21 में नहीं, प्लीज समझ ले इस बात को। 2021 भी ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल 1990s की तरह ऐसा नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर करे जो भी। 2020 से तो बेहतर होगा ना, मतलब ये आई डोंट थिंक सो। ये जो कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो रही हैं कि जी पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर आई, क्या होगा आगे, क्या होता है, वैक्सीन आती है तो क्या होता है, वैक्सीन क्या काम करेगी 2021 के अंदर, उसके बाद उसके क्या रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, ये आप अभी 2020 बहुत कबल वक्त है कह देना। आई डोंट थिंक सो कब तक इस पर काबू पाया जा सकेगा। ये तो वर्ल्ड वाइड एक चीज है, इसके अंदर तो कि अभी किसी को नहीं पता क्या होने वाला। तो देखिए इस तरह तो बात नहीं बनेगी, मतलब हुकूमतों को, जितने भी लीडर्स हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स के, उन लोगों को, इवन के जो घर के सरपरस्त हैं उनके बीच हर एक जगह पे हमें मतलब अपना किरदार अदा करने की जरूरत होगी, वरना तो ये मुश्किलात और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। अभी तो देखें सेहत, अभी तो हमने सिर्फ सेहत का सेक्टर जो है ना वो डिस्कस किया है। अभी जब माशी तौर पे बात करेंगे तो लोगों के पास तो खाने को नहीं है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए। एक वक्फा है सर, वक्फे से वापस आते हैं, जरा बात करते हैं इस हवाले से। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और आज हम दुनिया भर में जो कोरोना की सूरत हाल है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, मोहसिन रिजवी साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, मीडिया से इनका ताल्लुक़ है। सर, कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना ने पूरी दुनिया के लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, फाइनेंशियली, सोशली, इकनॉमिकली। बड़े बड़े लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए। छोटे अगर सरमायाकारों की बात करें तो उनकी दुकानें में भी ताले पड़ गए। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपना माल जो उस तरह से एक्सपोर्ट करती थी नहीं कर पा रही। बहुत सारी इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को देख लें, उसको शदीद नुकसान पहुंचा। मीडिया इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो सर, आप मीडिया से आपका ताल्लुक, मैं चाहूँगी आप बताइए कि क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा। देखिए, आपने जिस तरह बताया कि सारी इंडस्ट्रीज मुतासर हुई। अगर आप होटल इंडस्ट्री की बात कर लें तो होटल इंडस्ट्री बैठ गई। देखिए, दुनिया भर में, दुबई में, थाईलैंड में जो मईशत चलती ही इन चीजों को बढ़ती, वो बिल्कुल खत्म हो गई। देखिए, थाईलैंड जो था वो टूरिज्म पे चलता था, एक वो गरीब मुल्क था। वो आप हम जब जाते थे वहां पर अपनी फिल्मिंग करने, टीसी करने, टेलीसीने करने, ग्रेडिंग करने, तो वो ये एक रौनक लोगों के, वो उनकी अपनी मईशत कुछ नहीं है, उनके पास नहीं है, पे ही चलता है, वो टूरिज्म पे चलता है। वो कहते हैं, अभी मेरे कुलदीप नरवाला से बात हो रही थी बेनेटन फिल्म्स के, वो कहते हैं बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं। दुबई देखिए, जब हम बल्कि वो 2 साल पहले इतना बूम था कि 2020 आ रहा है, दुबई में 2020 में एक वो होंगे और वो पूरा एक वो लगेगा और मेला सजेगा, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, और इतनी चीजें हाइप जा रही थी, प्रॉपर्टीज की प्राइसेस जा रही थी, चीजें 2020 होने वाला है दुबई में, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था वर्ल्ड। ये है अल्लाह ताला, जीरो, आज जीरो है। बेच दिए लोगों ने, होटल्स बेच दिए, अपने प्रॉपर्टीज बेच दी उन्होंने अपनी,
कि नहीं हम नहीं कर सकते। हमारी प्लानिंग्स जो है वो तो धरी क्या की धरी रह गई ना। planning है इंसान की क्या प्लानिंग क्या होगी जो सोचते ऊपर हैं वाले आप? का हुक्म आज होगा। हम यहाँ 25 साल आगे की बात सोच रहे हैं कि जी मैं ये करूंगा, अगर ये ले लूंगा तो इसमें ये बना लूंगा तो मैं 20 साल बाद ये कर लूंगा। तो अरे भाई तुम्हें कल का नहीं पता, 20 सेकंड का अगले नहीं पता, सांस का नहीं पता है किसी चीज। अच्छा सर देखिए, इस वक्त जो नुक्ता है वो ये है कि दुनिया को कैसे बचाया जा सकता है। अगर हम ये 7.25 अरब लोगों की बात करें, एक तरफ तो जो साइंस है वो हमें वहां से एक वैक्सीन मिल गई कि जना मेडिकल साइंस ने वैक्सीन दे दी कि ये इसका इलाज उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, तो ओवरऑल ये सारे इंसान जो सेहत के एतबार से जो खतरे में है, जहनी तौर पे जो उनकी हालत हो चुकी है, आगे का सोच के ये वाले हालात इनमें मतलब अपने आप को जो है ना जिंदा रख के बचा के, तो मतलब आप क्या समझते हैं कि मजमूई तौर पे किस तरह हम वापस उस ट्रैक पे आ सकते हैं? कुछ जरा इस हवाले से आगाह करें। साहब, जो आपको पेंडेमिक या बीमारी जो आपको मार रही है वो तो मार रही है, आपको पता है खौफ से भी लोग मर रहे हैं जिनको कुछ नहीं है, खौफ है, खौफ से मर रहे हैं। हर वक्त वो मास्क मर जाने का, छिन जाने का, खत्म उनको हो जाने कुछ भी पता। अच्छा वो होता है एक गया, दूसरा गया, अच्छा फिर वो एक वो होती है उनके साथ के जी क्या हुआ था इसको, यार इसको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्या किया यार इसको हॉस्पिटल ले गए थे, फिर क्या किया जब वो वेंटिलेटर लगा दिया, उन्होंने कहा आ जाएगा, 2 दिन वेंटिलेटर, यार वो उसका सांस नहीं, सैचुरेशन बहाल नहीं हो सकी उसकी, 90 थी, 90 से 70 70 60 60 से 40 40 खत्म तक। उसके साथ जब ये होता है कि ये सांस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो कहता है चलो, वो उसके बाद ही मर जाता है, कहता है अब ये मेरा खौफ, एक एंजाइटी लोगों में आपको पता लग गया कि अब आपके साथ ये होगा भाई, कि आप ये जाएगी, आपको लेके जाएंगे। अच्छा फिर मेरी अपनी भाभी का छोटी, उसको प्रॉब्लम होना शुरू हुई कि जी उसको सांस के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बुखार आ रहा था, वो उसको हॉस्पिटल ले गए, हाथ जोड़ के डॉक्टर ने कहा ले जाए इनको, हम नहीं रख, वो शी इज अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, उन्होंने कहा नहीं रख सकते, हमारे पास जगह नहीं है, हम आप खुदा का मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने दरवाजे ऊपर बंद कर दिए, सिक्योरिटी कोई ना अंदर आए, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है जी। आपको पता है। अच्छा फिर ये एक बात के चलो इसमें बच जाएगा कि जो हॉस्पिटल चले जाएंगे तो बच जाएंगे। एक नॉर्मल हॉस्पिटल जब आप जाते हैं तो 1 से 1.5 लाख का तो आपको बेड है, एक दिन का, वेंटिलेटर है, पे चीजें हैं, और आप इसके बावजूद हम लोग एहतियात नहीं करते। एहतियात है, ठीक है। एक नॉर्मल कितने लोग, मैं उनका अगर नाम लूं, हमारी आर्टिस्ट है वो गई तो उनके मतलब 20 से 25 लाख रुपए लग जाते हैं 15 दिन में, 20 से 25 लाख रुपए खत्म आपके, वो कमाना। अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स का नाम ले उनके, तो मतलब वो 10 लाख तो एडवांस से शुरू करते हैं वो, अगर वो भी लकीली उन्होंने अगर आपको ले लिया तो, नहीं तो फिर आप मर जाएंगे। बिल्कुल। और सर अभी जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह सिचुएशन इतनी खराब हो रही है, कोरोना के केसेस किस तरह बढ़ रहे हैं, गुज़िश्ता 24 घंटों में 67 केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि बहुत ज्यादा है एक दिन में। और अभी तक जो मुल्क सबसे ज्यादा कोरोना का शिकार हुआ है वो है अमेरिका, और उसकी अगर हेल्थ फैसिलिटीज की बात कर ले, हेल्थ सिस्टम की बात कर ले, तो वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है, डेवलप कंट्री है। उसके बावजूद वो अपने लोगों को उस तरह से नहीं बचा पा रहा। तो हमारा सिस्टम, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज तो कुछ भी नहीं है। इसमें भी अगर हम एहतियात नहीं करते तो आप क्या समझते हैं कि सर कितनी आगे बुरा और हो सकता है? देखिए, आपकी बात को अगर लेते बात करूं कि ये दुनिया भर से ये जो होता था कि ये अमेरिका चलो कि जी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, और कनाडा चले जाएं वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज, कहाँ रह गई हेल्थ फैसिलिटीज, गए और मर गए। ये तो इसमें तो कोई वो बात ही नहीं है कि कितनी, आपने बताया, हमें बताया कि ये अमेरिका में कितनी ज्यादा टफ सिचुएशन रही कि लोग जा रहे हैं, उसमें कोई कैद नहीं उम्र की, उन्होंने बंद कर दिया सब कुछ के नहीं कर। तो पाकिस्तान तो बेचारा हमारा बहुत मासूम मुल्क है बेचारा, यहाँ तो कोई फैसिलिटीज है ही नहीं यार। यहाँ तो एक नॉर्मल बीमारी को अगर लेके चले जाएं तो वो उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सर। ब्रेक का वक्त हुआ है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वक्त हुआ एक ब्रेक का।
एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज कैफे में। मैं हूं फहीम अब्बास, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ारा रजा और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं सैयद मोहसिन रिजवी साहब। आप एक एनालिस्ट हैं, इसके साथ साथ आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म मेकर भी हैं। मीडिया इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है बुनियादी तौर पर। अच्छा, हमने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के बारे में तो बात की कि वो ये फलानी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, ये फलाने जो है ना वो उसमें ऐसा हो रहा है, वहां पे हालात खराब हुए हैं। हमारी इस इंडस्ट्री के हवाले से कोई सच कोई बात अभी तक नहीं हो सकी हमारे प्रोग्राम में भी, और वैसे भी बाहर जो है दूसरे चैनल्स पे भी इतने खुल के बात नहीं हो सकी। मैं चाहता हूँ जरा जो शो मीडिया इंडस्ट्री है इसके हालात पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि यहाँ पे लोगों के क्या हाल है। जो हाथी के नजर आने वाले दांत है वो कुछ और है, जो खाने वाले दांत है उनके बारे में बताएं। बिल्कुल जी, इसी तरह जिस तरह और इंडस्ट्री मुतासर हुई, सबसे ज्यादा मीडिया इंडस्ट्री में इसलिए मुतासर हुई कि क्लाइंट्स ने काम करना बंद कर दिया। देखिए, एक पूरी चेन होती है, उनके प्रोडक्ट्स ने बिकना कम कर दिया या उनके लोग अपनी जरूरियात के ऊपर आ गए, आटा दाल चीनी के ऊपर आ गए, तो वह याशीज पे कि जी वो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े खरीद, बड़ी मशीनरीज खरीदना वो उन्होंने रोक दी। अभी तो उस पर जब उनको बिकना बंद हो गई तो उनको एडवर्टाइजिंग रोकना पड़ गया, एडवर्टाइजिंग रोकना पड़ गई तो कमर्शियल प्रोडक्शन बंद हो गई, कमर्शियल प्रोडक्शन बंद हो गई तो जहां 10 बड़े बड़े नाम, अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, बड़े बड़े नाम जो मेरे ख्याल महीने में 6 कमर्शियल 8 कमर्शियल बनाते थे, वो 6 महीने में एक पे आ गए काम, ठीक है ना। तो अच्छा, उससे क्या हुआ, वो तो जो मुतासिर हुए हमारे साथ जो पूरी हमारी स्टाफ की टीम, जूनियर स्टाफ चलता था, हमारा डीओपी था, हमारा लाइटमैन था, हमारा केबल बॉय था, हमारा स्पॉट बॉय था, हमारा ये सारे थे, गैफर थे, ये मुतासिर होना शुरू हो गए। जाहिर है जब आप एक तो होता रोज काम, अच्छा ये एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कर रहे थे, इनकी भी एक लिमिटेड एक इनकम होती है, ऐसा नहीं होता इनको जो वो डेली बेसिस के ऊपर काम मिलता है जी, शूट खत्म हुए पैसे बढ़ जाते हैं, वो मुतासिर होना शुरू हो गए लोगों के। मैं कहता हूँ कितने बड़े इस वक्त मैंने देखा, कितने अच्छी बात ये थी कि कुछ लोगों ने हमारे साथ मिलके, बहुत से लोगों ने, उनके बड़े बड़े अच्छे नाम है, हमने यहाँ स्टूडियो आपके करीब जो है वहाँ पर हमने एक छोटे कैंप्स बना दिए, हमने वहाँ मिलके एक राशन रख दिए कि जो इसलिए कि वो स्टूडियो ऐसा है कि वो सबको जानता है। हमारे साहब केबल बॉय, हमारे लाइटमैन, एक स्टाफ, आप यहाँ के सबके स्टाफ को जानते होंगे कि ये कौन कहाँ से आ रहा है, तो जो भी आ रहा था वहां से वो लेके। मगर सिचुएशन बात ये हो गई, देखिए फहीम, मैं आपको एक बात बहुत सीरियसली बता दूं आपको इस वक्त और सबको, जितने भी हमारे माशाल्लाह इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जी, अब सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री से पेट नहीं भरेगा, अब नहीं होगा। ये जो हमारे अंदर एक ट्रक बैठी हुई है ना मीडिया इंडस्ट्री की, फिल्म लाइन की, मैं बड़ी आपको एक ओरिजिनल मिसाल दूं इसकी, बड़ी ओरिजिनल मिसाल, सच्ची मिसाल। लाहौर में एक बारी स्टूडियो है, बहुत मशहूर बारी स्टूडियो, मेरे ख्याल 50-60 साल से ये चल रहा है बारी। अच्छा, वो एक दौर जब बारी स्टूडियो में फिल्में बना करती थी, फीचर फिल्में बना करती थी, और 6 सेटों पे काम हो रहा था, आउटडोर पे काम हो रहा होता था, लोग सारे बड़े हिदायतकार प्रोड्यूसर हिदायत के अंदर फिर रहे होते थे, सारी अदाकार फिर रहे। सर, मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ आपको। बारिश स्टूडियो जब आप दाखिल होते हैं अंदर, तो लेफ्ट साइड में एक चाय का होटल बना हुआ है, वहां सब लोग चाय वाय पीते हैं, जूनियर अदाकार वगैरह, एक्स्ट्रार वगैरह बैठ के पीते हैं। सर, पिछले 25 साल से जिस जमाने काम, 25 साल, एक लड़का था, जाहिद नाम था उसका, अच्छी साफ सुथरी शक्ल सूरत का था, और वो आके ना टाई वाई लगा के, कपड़े बड़े पहन के आके बैठ के, सुबह उसके करीब 9 बजे वो आ जाता था, एक चाय का कप ले लेता था और बैठ जाता था चाय पीता। अब जो गुजरा वहां से, जैसे अब वो गेट था, सही आप जानते, सही नूर साहब गुजरे, शाहजी सलाम वालेकुम सर, आपका बच्चा जाहिद सर यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, कोई काम हो सर? गुजरे, संगीता गुजरी, मैडम सलाम वालेकुम, मैडम जाहिद, वो गुजरे, जावेद शेख साहब सही जाहिद को याद रखिए। जाहिद साहब वहां बैठे रहे, शाम हो जाती थी, कोई नहीं। कभी कभार कोई बाजार का सीन लगा कि 200 आदमी भाग रहे हैं बाजार में, भगदड़ मच गई, उसमें वो भी होता था, रश या कोई ऐसा, या दुकानदार या कोई शॉप। सर, वो 25 साल तक वहां बैठा रहा, उसको कोई काम नहीं मिला, इस तरह कि जो उसका एक शौक था, ड्रीम था कि भाई अदाकार बन जाए। वो दुकान होटल वाला उसको देखता था कि यार ये 25 साल से मेरे पास आके चाय पीता है आके, और काम नहीं मिलता, इसको शाम को चला जाता है। उसने उससे कहा,
जाहिद तू एक काम कर, तू 25 साल से यहाँ आ रहा है, काम तुझे आज तक एक भी नहीं मिला, तुझे किसी कोई अदाकार नहीं बन सका, तू एक काम कर, मैं तुझे ना बाहर एक रेडी लगवा देता हूँ, कोई फल फ्रूट की, किन्नू की, सब्जी की, तू ना ये करना शुरू कर दे, तेरी रोजी रोटी तो चलेगा, तू सब्जी लगाना शुरू कर दे, तेरा काम चल पड़ेगा। तो कहता है सच्चा, वाह बाबूजी, तुम्हारा मतलब है फिल्म लाइन छोड़ दूं? तो ये जो फिल्म लाइन का कीड़ा है ना, ये एक इतना शौक बड़ा जो है लोगों के अंदर। सर। ये अब ना मैं देखिए, अगर एक आदमी को 2 महीने काम नहीं मिलेगा, एक डीओपी को काम नहीं मिलेगा, 6 महीने काम नहीं मिलेगा, भाई उसके 4 बच्चे हैं, आपने देखा फहीम, अभी आपने देखा लोग मर गए, हमें फोन बिल्कुल आते सर। हैं। और सर अभी ये जो सूरत हाल है हर इंडस्ट्री में यही हाल है, दूसरे ममालिक में भी सिचुएशन कुछ इस तरह की है, लेकिन वहां पर जब हम देखते हैं बाकी ममालिक में अवाम जो है फिर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, मास्क पहन रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक प्लेसेस हो, रेस्टोरेंट्स हो, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल उसके कुछ बरक्स नजर आ रही है। क्योंकि काम तो करना है हमें, हुकूमत की तरफ से भी यही हिकमत अमली रही है उनकी कि पूरी तरह कारोबार बंद ना हो, स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, लोग एसओपीज फॉलो करके काम करें। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को जो लोग अभी भी जिम्मेदारी से काम नहीं ले रहे? बहुत सी चीजें देखिए, पढ़े लिखे अगर बात करें, थोड़े से मेडिकल से रिलेटेड लोग, उनको तो पता है, वो तो मास्क लगा के चल भी रहे हैं, मास्क लगा के आ रहे हैं। अच्छा, मास्क के भी मसाइल हैं, लोग यहाँ तक मास्क लगा लेते हैं, यहाँ तक भाई आपको इसको बचाना है, आप यहाँ पर मास्क इनहेल कर रहे हैं, यहाँ तक रख लेते हैं बस वो मास्क, वो चल रहे होते हैं। भाई ऐसा नहीं करो। कितने इदारे ऐसे हैं, मेरा एक भाई है वो काम करता है फिशरीज के साथ, वो कहता पूरी फिशरीज में कई लाख आदमी काम कर रहा है, किसी ने मास्क नहीं पहना। हाँ, वो कहते हैं इस पता नहीं, और उनको हो भी कुछ नहीं रहा, ये भी कर रहा है, बस कुछ नहीं। बड़े बड़े अगर आप ये जो आप, मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं अभी आ रहा था तो देखा कि वो बसें जा रही हैं, मिनी बसें, छतों में लोग चढ़ा हुआ, उसके अंदर 50-60 आदमी छत पे बैठा हुआ, अंदर बैठे हुए, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ। सर यही जो रवैया है बस वो बदलने की मेरे ख्याल है हमें जरूरत है। नहीं समझ रहे लोग, अभी समझ नहीं रहे बात को। देखे ना कि वो अच्छा वो फिर सोशल डिस्टेंसिंग क्या है उनकी समझ आ रही, मतलब लोग इसको सीरियस लेने किस तरह लेंगे, क्या होगा, या तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें वाकई थोड़ी सी सीरियसनेस की जरूरत है, और हमारे जो हुकूमतें हैं उनको भी जरा इस हवाले से संजीदा होकर सोचने की जरूरत है। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, तशरीफ लाए, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद आपकी आए दिन कभी बच्चे, कभी बूढ़े, कभी खवातीन, कभी नौजवान वो जख्मी हो रहे हैं भारत की उन फौजियों की उन गोलियों की वजह से जिनमें उन मासूम लोगों का कोई कसूर ही नहीं है। अगर इंडिया की अगर हालत देखी जाए तो आप देखें कश्मीर में इस वक्त वो मुसलमानों के साथ किस तरह जुल्म और ज्यादती की जा रही है, जिसकी मिसाल शायद माजी में कहीं ऐसे नहीं मिलती है। अगर मजमूई तौर पे अगर कश्मीर के अलावा इंडिया को देखें तो 25 करोड़ के करीब मजदूर और किसान इस वक्त बाहर सड़कों पे जो एहतजाज कर रहे हैं। तो इंडिया को तो तबाह नरेंद्र मोदी कर ही रहा है, मगर सराउंडिंग में रहने वाले जितने भी ममालिक हैं वो, और खास तौर पे पाकिस्तान में जो अपना मनफी किरदार अदा कर रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे भी बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ ज़ाहिरा करवाएंगे। बिल्कुल उनका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद मारूफ लॉन साहब जो कि तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको शो में वेलकम करते हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड मोहम्मद नदीम साहब जो कि एनालिस्ट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं? दोबारा हाँ, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। सर आपकी तरफ आऊंगी। सर जैसे कि फहीम ने भी अभी बताया कि भारत जो कर रहा है पूरी दुनिया उसको देख रही है, खासतौर पे नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो वो इंतहा पसंदाना जो उसकी सोच है जिसके वो हामिल हैं, कश्मीर में जो हो रहा है, खुद इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, उसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने भी सारे शवाहिद पेश किए, सारे सबूत पेश किए, वीडियोस तक पेश की कि किस तरह से भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इंटरनेशनल सतह पर हम भारत के अगेंस्ट वो प्रेशर डेवलप होता हुआ नहीं देखते जो कि होना चाहिए इस वीडियोस के बाद।
सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या देखिए, वजूहात? पहले तो भारत पूरी दुनिया में एक दहशतगर्दी की जो उसने अपनी तंजीमें बनाई हुई हैं, जिस तरह बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, कश्मीर पे कश्मीरी जो कश्मीरी नेता कश्मीरियों पे जुल्म डाल रहे हैं। मोदी ने भारत को तो वैसी तबाही के दाने पे लाकर खड़ा कर दिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द कश्मीर भी आज़ाद होगा। और ये बाकी जो बाहर के ममालिक हैं वो हर जितने भी ममालिक हैं वो अपना बिजनेस और एक बहुत बड़ी इकॉनमी है जो भारत बहुत बड़ा एक दूसरा बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। तो जितने भी ममालिक हैं वो अपने फ़ायदे और इन चीज़ों को देखते हैं। और तकरीबन पिछले 70-72 साल से जो कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद थी उस पर कश्मीरियों को उनको हक नहीं दिया गया। और इस तरह बहुत सारी ऐसी इशूज़ हैं। इस वक्त कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है और जो कश्मीरियों को वहाँ शहीद किया जा रहा है, पूरी दुनिया को पता है, आंखें बंद करके पूरी दुनिया बैठी हुई है। और कश्मीर पे जो जितने भी हमारे खान साहब ने वहाँ पे जाकर तकरीर की और इस तरह बहुत सारे लोग हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम क्या पूरी दुनिया इस वक्त आवाज़ उठा रही है। मगर जो बाकी अक़वाम मुत्तहिदा या जो ऐसे अदारे हैं तो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है मेरे हाल में कि उनको नज़र नहीं आ रहा। बाकी अगर किसी दूसरे रूस में हो जाए या किसी बार दूसरे ममालिक में छोटा सा भी अगर कोई मामला होता है उस पर पूरी दुनिया वेला मचाना शुरू कर देती है। और अगर मुसलमान किसी मुल्क पे जुल्म हो रहा है तो वहाँ पूरी दुनिया खामोश होती है। इंसानी हकूक के जितने भी ठेकेदार हैं वो इस वक्त जो है खामोश हैं, जो बड़ी तकलीफ की बात है। आपका अपना ताल्लुक भी जो है वो उसी खित्ते से, उसी एरिया से, कश्मीर से आपका ताल्लुक है, वादी नीलम के पास। और सर देखिए, हमने ये देखा कि वहाँ पे लोग आज भी जो घर बनाते हैं उसकी बेसमेंट्स और कुछ ना कुछ ऐसा उसका एरिया बनाते हैं कि अगर फायरिंग वगैरह हो तो हम अपने आप को छुपा सकें। तो जरा उस बारे में थोड़ा सा बताएं। और हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तान में जो कश्मीरी रहने वाले हैं इनके आज भी रिश्तेदार जो है मकबूजा कश्मीर में हैं, तो क्या उन लोगों के साथ राब्ते वगैरह भी होते हैं? किस कैफियत में आप लोग सारी जिंदगी गुजार रहे हैं, जरा वो बताइए। सर मैं खुद LOC का जो वादी नीलम का इलाका है शारदा में वहाँ का रहने वाला हूँ। और ये रोज़मर्रा हमारी सेवल आबादी पे इंडियन बमबारी शेलिंग, ये अभी 13 अक्टूबर का जो ताज़ा वाक़या है, जी, ये 13 अक्टूबर को तकरीबन मुसलसल 5 से 6 घंटे तक सेवल आबादी को निशाना बनाया, जिसमें हमारे एक बहुत सारे 4 लोग शहीद हुए। और वहाँ पे लोग जो है इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं। वादी नीलम के पसमानदा इलाका है, वहाँ पे अभी 6 महीने बर्फ़ होती है, इलाका बंद हो जाता है। तो उस 6 महीने में ऊपर से इंडिया की बमबारी और फिर रोड नहीं है, अस्पतालें नहीं है, उस पे लोगों ने जो बैंकर वगैरह अपनी मदद आपके तहत बनाए हुए हैं, ज़मीनों में उन्होंने कोई 6x6 के उसमें 20-25 आदमी इकट्ठे वहाँ पे। और ऊपर से सर्दी का वो जो मौसम, अभी सर्दी चल रही है, बर्फबारी है, तो उस पे लोगों को उसके अंदर रहना। अभी ये जो 13 अक्टूबर को जो वाक़या हुआ जुम्मे वाला दिन था, तकरीबन मुसलसल 6 घंटे तक सेवल आबादी को ये जो इन्होंने बोझदाना कार्रवाई की है इंडियन आर्मी ने, 6 घंटे इन्होंने दुनियाल सेक्टर, शारदा और इस इलाके को मुसलसल सेवल आबादी को निशाना बनाया, जिसमें सर तो ये भारत जो है ये शहरी आबादी जो सिविलियंस है उनको क्यों निशाना बनाता है? LOC की वायलेशन भी करता है, सीज फायर मुआहदे की वायलेशन भी करता है, तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए? हम तो सिर्फ ये हमारी जो पाक आर्मी है, हम इनको सलाम पेश करते हैं कि ये किसी भी जगह पे इन्होंने सेवल आबादी पे वहाँ फायर कर नहीं सकते, क्योंकि वो इसलिए आज़ाद फायर हमारे पे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम मुसलमान हैं, कश्मीरी आबादी है। अब हमारी आर्मी वहाँ फायर नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ भी मुसलमान है, कश्मीरी हैं, तो वो आज़ादाना फायर नहीं करती है। नहीं, हमारी आर्मी उन पे इसलिए अटैक नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ भी मुसलमान सेवल आबादी है, इंसानियत है, वो नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू भी हो तो हमारी आर्मी जो है और सेवल आबादी पे नहीं करती। जी हाँ, आर्मी टू आर्मी जो उनकी पोस्टें वगैरह ऊपर बनी हुई हैं उन पे, अब वो पोस्टें उनकी महदूद होती हैं उस पे। और ये तो बिला इश्तिहाल फायरिंग, ये 13 अक्टूबर को जो इन्होंने 4 आदमी शहीद किए, 40 से 45 मकान जो हैं वो जला कर राख कर दिए। इस वक्त भी वो 45 फैमिलियाँ जो हैं खुले आसमान के नीचे बर्फ़ में बैठी हुई हैं। तो इनकी जो बुज़दिलाना कार्रवाई हैं और लोगों ने जो बैंकर वगैरह बनाए वो अपनी मदद आपके तहत, कोई किसी ने वो पहाड़ के अंदर मतलब पहाड़ को सुरंग करके बनाया हुआ, किसी ने जो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की है वो भी कोई उनके साथ इतनी मुखलिस है नहीं है कि भाई वो उनको वो बैंकर का वो दे कोई पैसे, या वहाँ पे तो मतलब ज़िंदगी जो है वो बहुत अजीरन गुजार रहे हैं लोग।
जी। तो यानी कि बड़ी तकलीफ में लोग हैं, जिसकी वजह जो है ये वो अंधी गोलियां हैं जो इन मासूम शहरियों को आगे बिला इस्तेमाल फायरन। ये एक रोड है हमारा वादी नीलम का, शायद आपने कभी विजिट किया हो या नहीं? मैंने विजिट किया। अब एक वक्फा ले लें, वक्फे से वापस आते हैं तो जरा इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो इसी हवाले से अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखें। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और आज हम बात कर रहे हैं भारत का जो एक मकरू चेहरा है और ख़ास तौर पे मोदी की जो इंतहा पसंद पॉलिसीज़ हैं, जो एक दहशत गर्दाना सोच है, जिस तरह से वो इंटरनेशनली दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, उस हवाले से आज हम बात करें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मारूफ लॉन साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद नदीम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, भारत की बात हो रही है और सर अभी कुछ महीने पहले अक्टूबर के मंथ में अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में ये बाकायदा तौर पर भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने वाज़िया किया गया था। और उस रिपोर्ट में ये बताया था कि वो किस तरह से इंटरनेशनली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और उसके किस तरह दाइश से रवाबित हैं, गठजोड़ हैं। 2017 में टर्की में जो क्लब में हमले हुए, उसके अलावा ईस्टर के मौके पर 2019 में श्रीलंका में जो हमले हुए, न्यूयॉर्क स्टॉक होम्स के हवाले से उसमें बात की गई थी कि भारत के इससे रवाबित मिलते हैं। तो सर, उसके बावजूद जिस तरह से इंटरनेशनली उसके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए, इन सारे डिप्लोमेटिक सतह पर इन मुल्कों को जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, उस तरह से वो नहीं होता। क्या वजह है, क्या वजह है कि भारत के खिलाफ आलमी सतह पे वो प्रेशर डेवलप नहीं होता जो कि होना चाहिए? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है वो रेडिकलाइज हो गई है, पोलराइज हो गई है, और उसमें कुछ आप कह लें अनफॉर्चुनेटली कि इस्लामोफोबिया का एक बहुत बड़ा एलिमेंट इसमें शामिल है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा है और वही कंट्रीज इस वक्त मैटर करती हैं जो कि यूनाइटेड नेशन को इफेक्ट करती हैं। अब आप देख लें कि ये इस्लामोफोबिया की वजह ही एक रीज़न है जिसकी वजह से फुल्ली नोइंग कि इंडिया का आप देखें अभी डोजियर भी हमने यूनाइटेड नेशन के जो हेड है उनके हवाले किया गुतार साहब के साथ, और आपने ये देख लिया कि अमेरिकन जरीदे में दाइश के साथ इनके कितने क्लियर रवाबित और रिलेशंस और एक्शंस जो इन्होंने सारी कार्रवाई की वो शामिल हैं। उसके बावजूद कंडमनेशन उनको उस लेवल की नहीं मिल रही, ना इनके ऊपर सैंक्शंस हो रही हैं कि इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। उसका मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक ही रीजन है और वो है इस्लामोफोबिया। डिस्पाइट गवर्नमेंट काफी इस दफा पहले के मुकाबले में इस गवर्नमेंट ने काफी इफेक्टिव रोल प्ले किया और इस मामले को आप देखें यूरोपीय यूनियन में लेके गए, उन्होंने कंडेम किया, अमेरिकन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसको कंडेम किया। तो मैं समझता हूँ कि कंडेमनेशन भी हुई है बहुत सारे लेवल के ऊपर, लेकिन वो एक्शन नहीं हुआ जो आप बता रही हैं कि होना चाहिए। सही सर, अभी हम ना वक्फे से पहले बात कर रहे थे, मारूफ लॉन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार। तो हम बात कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल पे होने वाले नुकसान के हवाले से। जो आम मासूम शहरी जो हैं वो जान से जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, जिंदगी उनका मुस्तकबिल जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपाहज हो गए हैं सिर्फ इसी वजह से। तो सर, क्या इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे होने वाली इस फायरिंग का भी कोई हल है हमारे पास? क्या पाकिस्तानी आर्मी को भी उन वहां के मासूम लोगों के ऊपर फायरिंग करनी पड़ेगी, या इसके अलावा कोई और हल भी मौजूद है, या इसी तरह हमें ये गोलियां सहनी है हम लोगों को? देखिए, पाकिस्तान आर्मी अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो काम करती है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो पीस लविंग है और किसी किस्म की जो एग्रेशन है वो हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है और ना ही हमने किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री के अगेंस्ट कभी कोई ऐसा एग्रेशन किया। इंडिया ने हमेशा ये काम किया, इंडिया ने लाहौर पर अटैक किया और आज यही इंडिया है जो ये सारे ये जो इस तरह की आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो फायरिंग होती है और ये इंटेंसिव किस्म की जो है अभी आर्टिलरी से फायर कर रहे हैं, उससे हमारे नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और वही बात है कि आर्मी तो डेफिनेटली इंतजार करती है ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द गवर्नमेंट। माशाल्लाह आप देखें कि न्यूक्लियर पावर है हमारे और लेकिन हमें एक जिम्मेदार नेशन है और एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से ये हम इस चीज को इग्नाइट नहीं करना चाहते, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट खाली रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल भी बन सकता है न्यूक्लियर पावर। तो सर, ये आलमी ताकतें जो है, क्या ये भी इनकी मदद ली जा सकती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे,
होने वाले इस नुकसान से बचने के लिए? देखिए, यूनाइटेड नेशन के ऑलरेडी ऑब्जर्वर्स वहाँ पे डेप्यूट हैं और वो ये सारी चीजें देखते हैं और वो उसकी रिपोर्ट्स बनाकर दोनों साइडों के ऊपर से वो यूनाइटेड नेशन में भेजते हैं। तो मैंने बताया कि ये सारी रिपोर्टें डेली बेसिस के ऊपर से ट्रैप ये जाती हैं यूनाइटेड नेशन में और पूरी दुनिया में जहां जहां ये इस तरह के फॉरेन अफेयर्स के हैं उनके पास ये रिपोर्टें पहुंचती हैं कि हु इज डूइंग दैट। लेकिन थोड़ा सा वही बात है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कुछ एक अलग ब्लॉक सा बन गया है और उनके अपने मफाद हैं, आप कह लें कि मीन मोटिव्स हैं और वो जानते बूझते भी इंडिया को जो है वो इस वक्त शह दे रहे हैं, कवर दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और वहाँ के अवाम जो वेस्टर्न कंट्रीज के अवाम है वो एटलीस्ट उनको रियलाइज करना चाहिए कि ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है और ये इस तरह हमारे, आप देखें कि कितने लोग जो बॉर्डर पर रह रहे हैं उनके कितने ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने घर तबाह हो गए, वो लोग अपने खेतों में काम नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा ये इंटेंस शेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मारूफ साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सर ने भी बात की इस्लामोफोबिया की और सर बात की जाए तो पाकिस्तान तो मुसलसल जो है वो कश्मीर के ख़िलाफ़ और भारत के ख़िलाफ़ जो भी उसकी इस तरह की सोच है दहशतगर्दी की, वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। लेकिन जो बाकी इस्लामी ममालिक हैं वो क्यों साथ देते? और वो 1 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, 57 ममालिक हैं इस्लामी, तो वो अगर एक साथ हम एक पेज पे मिल के कोई ठोस काम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम मुसलमान जितने भी जो पीछे रह रहे हैं वो इसी वजह से रहे हैं कि हमारे अंदर जो इत्फाक और ये चीज़ें नहीं है। बाकी जो जितने भी यहूदियों को देख लें या दूसरे ममालिक, वो इस चीज़ पे काफ़ी एक साथ होते हैं और वो बात भी करते हैं। हमारे कई ममालिक ऐसे हैं जो कश्मीर पे बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं। एक हमारे जो मुल्क है तुर्की, वो है, एक पाकिस्तान है, इस तरह के 2-3 हैं जो कश्मीर पे बात भी कर रहे हैं और हर फोरम पे उस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। और अगर इसी तरह सब ममालिक आवाज़ उठाएं तो इंशाअल्लाह कश्मीर तो बहुत जल्द आज़ाद भी हो। फ़लस्तीन, चेचनी, जिस तरह जितने मुसलमानों पर जगह जगह जुल्म हो रहे हैं, मगर हम लोगों में सबसे बड़ी जो मुसलमानों की सबसे बड़ी अभी कमज़ोरी है वो ये है कि हम मुत्तहिद नहीं है, एक साथ मुत्तहिद नहीं है। और इस तरह अगर हम सब मुत्तहिद हो जाएं तो इंशाअल्लाह ये बाकी जितने भी कश्मीर के इशू है जो भी है तो ये सारे हल हो जाए। तो इस पे हमें सबसे पहले हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए और फिर कश्मीर पे आवाज़ जैसे पाकिस्तान तो उठा रहे होने का जो काम है, ये इस्लामिक अलायंस भी एक बनाया हुआ है, तो उसमें भी कुछ नहीं, उसमें भी एक करारदाद उन्होंने पेश की या उस पर वो OIC में जो उन्होंने किया। अब ये खाली करारदादों से या इससे ये मामलात इस तरह हाल नहीं हो। इंडिया जो है वो मुसलसल जो लाइन ऑफ कंट्रोल उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, सैवल आबादी को निशाना बना रहा है और वहाँ पे जो मुबसरीन उन्होंने बैठाए हुए या सब पूरी दुनिया को पता है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, या हमने नए तरीके से जाकर उनको बताना है कि भाई आपको ये चीज़ें हम नहीं ला के दे रहे। जितनी अक़वाम मुत्तहिदा है या जितने भी इदारे हैं सबको पता है, मगर वो भारत के ख़िलाफ़ आवाज़ या भारत के ख़िलाफ़ जाते नहीं है क्योंकि उनका अपने मफाद हैं। जैसे कि हमारे दूसरे गैर साहब ने फरमाया, वो उनके अपने मफाद हैं। कोई किसी का कारोबारी मफाद है, जो अमरीका है उसने अपना मफाद देखना है, दूसरे ममालिक है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। यहीं से मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मारूफ लोन साहब जो कि तजियाकार हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद नदीम साहब मौजूद हैं। मेरे सब वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे मारूफ लोन साहब से कि इस वक्त जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी एक खास किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हम वैसे मुस्लिम ममालिक से अगर हट के बात की जाए तो ये इस्लाम के अलावा, मुसलमानों के अलावा, ये इंसानियत का भी तो मसला है। और अगर वाकई ये इस इंसानियत का मसला है तो ये पूरी दुनिया इस पे खामोश क्यों है? या कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ये पाकिस्तान और भारत का ही मसला है जो हम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, बाकी लोगों का कोई खास किरदार नजर नहीं आ रहा है इसमें, इस मसला कश्मीर में। और हमारे उन मतलब पूरी दुनिया की आंखें बंद होने की वजह से कश्मीरी अपने बच्चों की जो है जाने कुर्बान किए जा रहे हैं। इस हवाले से देखिए, ये डेफिनेटली इस वक्त मैंने जैसे पहले बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर अनफॉर्चुनेटली 100 साल से
ज्यूस के हाथ सरमाया लग गया और ये ज्यूस अपना इसको रिनेसेंस का दौर कहते हैं और वो उस वक्त ग्लोब पे छाए हुए हैं और वो एंटी मुस्लिम रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने आप देखें कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको भी रेडिकलाइज कर दिया है, उसमें भी ग्रुपिंग्स हो गई हैं जिसकी वजह से जो ये उम्मत मुसलमा एक हम आवाज उसको होना चाहिए बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, वो हम नहीं हो पा रहे। बहरहाल इतनी मायूसी की बात नहीं है। देखें 600 साल हमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, कोई मामूली बात नहीं है। 1339 से कश्मीर के ऊपर रूल किया है, 480 साल, ठीक है। 1820 में ये रंजीत सिंह ने इसको एनेक्स किया और फिर जो है वो 1846 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बेच दिया गुलाब सिंह को 17,50,000 के अंदर। तो इंशाअल्लाह हमारा भी दौर आएगा और मुस्लिम ममालिक के साथ हमें अपने ताल्लुकात को सवार रखना चाहिए और किसी भी किस्म की ग्रुपिंग में नहीं जाना चाहिए, बल्कि सबके साथ अपने रिलेशंस को बहाल रखना चाहिए। और इंशाअल्लाह जिस तरह आपने देखा है कि पाकिस्तान आर्मी इस तरह तरक्की कर रही है और हम प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, हमने पहले भी इंडिया के ऊपर कोई एग्रेशन नहीं किया। आप देखें कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट था वो नाचिकी था कारगिल वॉर में, उसे हमने वापस किया। अभी को हमने 27 फरवरी को उसको वापस किया। तो हम हमेशा हमने अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स दिए, पूरी दुनिया को इस बात का पता है, इंडिया के अज़ाइम को पता है। हाँ। और हमें अपनी एफर्ट को जारी रखना चाहिए। सर सवाल एक करना चाहूंगी सर, तो आप क्या समझते हैं अब पाकिस्तान को सिफारती सतह पे और क्या मजीद इकदामात करने चाहिए जिससे भारत की जो सफाकियत है वो दुनिया भर के सामने नुमाया हो और भारत को सिफारती सतह पे किस तरह से अलग किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल में आया हुआ है उसमें पाकिस्तान को किसी भी ग्रुप को फुल्ली फेवर करते हुए नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को तमाम ममालिक के साथ, खासतौर पर मैं इस्लामिक ममालिक की बात करूँ, पाकिस्तान को किसी ग्रुपिंग में नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को तमाम ममालिक के साथ अपने रिलेशंस को रेस्टोर रखना चाहिए और उसी तरह से इस्तेमाल रखना चाहिए जैसे पहले थे। ये ना हो कि किसी एक कंट्री की कॉस्ट के ऊपर हम किसी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन खराब करें। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो एक हमारा प्रेशर बिल्ड है अभी और ये रहेगा। तो और अंदर आप देखें कि कितनी ज्यादा तहरीकें चल रही है इस वक्त 2016 से, जो कुरान वानी के बाद से तो बहुत ज्यादा ये एक्सेलरेट हो गई हैं और ये वहाँ पे बहुत ज्यादा है प्रोटेस्ट है। सर भारत में मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं जो भारत के लिए बहुत नुकसानदेह है और यकीनन भारत के लिए नुकसानदेह हो ना हो वहाँ के लोगों के लिए बहुत फायदे में है। जिस तरह वो ईसाइयों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ और बाकी सारे दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं उनके साथ जो उनके ताल्लुकात हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े एक अच्छे अंदाज में हमें जो है ये पूरा जो सारा जो सिनेरियो सर ने समझाया। मोहम्मद मारूफ साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ मैं। आप कश्मीर से आपका ताल्लुक है, तो क्या आप ऐसी फैमिलीज को जानते हैं जिन्होंने नुकसान उठाया है, जिनके बच्चों को, जिनके प्यारों को भारतीय फौजियों की ये जो गोलियां, ये अंधी गोलियां ये लगी हैं और वो जान से गए, शहीद हो गए? जी सर, ये हम जो नीलम के रहने वाले हैं, तो जो नीलम हमारा अपर हल्का है जहाँ पे ये इंडिया बम्बारी शेलंग ये रोज़ बना के ये हम सारे एक ही फैमिली के लोग हैं। चंद एक बीच में कोई ऐसे लोग होंगे जो रिश्तेदार नहीं होंगे, बाकी सारा पूरा फैमिली एक तरह की है। और ये अभी जो 13 अक्टूबर को जुम्मे वाले दिन मुसलसल जो इन्होंने 5-6 घंटे, उसमें मेरा एक दोस्त था और भाई भी था मेरा, वो समाजी वर्कर था, वो शहीद हो गया। उसके बाद और एक मेरा एक चाचाजाद भाई था, वो शहीद हुआ है शारदा में। उसके बाद और बहुत सारे लोग जो हैं जो मेरे हकीकी रिश्तेदार हैं वो शहीद हुए हैं। एक मेरा फूफी का बेटा शहीद हुआ है, एक मेरा भाई हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। की क्या कैफियत सर? बस वो झोलियाँ उठा के बदवाएँ देती हैं और बस माँ तो माँ होती है, माँ के लिए तो फिर माँ का दिल है, वो आखिर सब्र तो आ ही जाता है इंसान को, मगर ये है कि माएँ तो वो, मगर जो माएँ इस धरती पे हैं जी, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं। इनका एक बच्चा शहीद होता है ना, तो ये कहती हैं कि हमारे 10 बच्चे भी होते हैं ना, तो 10 भी इस मुल्क पे कुर्बान कर देते हैं। ये जज्बा, ये एहसास, ये पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कहीं नहीं मिलेगा। शारदा में तकरीबन 22 साल का वो
नोमान नाम लड़का था, मेरे मतियुल्लाह का बेटा, वो शहीद हुआ तो मैं ये फातह ख्वानी के लिए वहाँ पे उसको फातह पढ़ने के लिए, तो उसने कहा भाई मेरे 4 बेटे, मैं इस मुल्क पे 4 को कुर्बान और करूँगा। मतलब उसे आंसू तक नहीं थे कि मैंने कहा यार जवान बेटा आपका गया है, तो कह रहे मैं इस मुल्क, हम अपने मुल्क के लिए जो बाकी हैं, मैं हूँ, हम सब कुर्बान हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हम जो जितने भी पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं या जितने भी मुसलमान हैं, हम शहादत को तो समझते हैं कि अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए। तो हम तो शहादत से नहीं डरते। या ये इंडिया के जो बुज़दिराना ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, सैफुल आबादी को निशाना बना रहे हैं, या इस तरह के जहाँ एक रोड हमारा नीलम का, जी जारहाना कार्रवाइयाँ, जो नीलम के रोड है वहाँ पे अगर सैफुल गाड़ियाँ जा रही हैं, बसें जा रही हैं, उनको निशाना बनाना, सैफुल आबादी को मारना, लोगों को शहीद करना, तो इंशाल्लाह ना हम इससे पिछले 28-30 साल से हमारे जो नीलों में उस पर रोज़ तकरीबन हर हफ्ते में हम लाशें उठाते हैं। तो इंशाल्लाह ना हम डरे हैं ना झुके और ना इंशाल्लाह डरेंगे। सही सही। तो इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो मोदी की हुकूमत है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, पॉलिसीज इसकी ऐसी हैं, अगर ये हुकूमत चली जाती है तो आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी आगे होने वाले हालात में, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में और कश्मीर के हवाले से? नहीं, इंशाल्लाह उससे पहले तो अल्लाह ने चाहा तो आज़ादी हो जाएंगे हम इंशाल्लाह। और मोदी तो एक फास्ट आदमी है, उसने जो वहाँ पे मुसलमानों में गुजरात में जो कत्लेआम उसने किया, अभी जो उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया हुआ है, तो रोज वहाँ कश्मीर पे जो जुल्म हो रहे हैं माँ बहनों के साथ, बच्चों के साथ, सर हमें पूरा यकीन है कि एक दिन, वो बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब हमारे कश्मीरी बहन भाई आज़ाद फिजाओं में सांस लेंगे, और ये जो इंडिया की, भारत की जो इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ ये खत्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। हमारा दुश्मन बुज़दिल जरूर है, और मगर हम भी अपने जितने भी एक्शंस हैं उनसे मुतमईन है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, और जिनके जो गलत नहीं कर रहे होते कुदरत उनके साथ होती है। अल्लाह ताला हमारे साथ है। इंशाअल्लाह हमारे कश्मीरी बहन भाई बहुत जल्द आज़ाद फिजाओं में सांस लेंगे। फ़हीम अब्बास और ज़ारा रज़ा को दें इजाजत, आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।